जय हिंद दोस्तों। इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट है। एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच 10-10 सेविंग अकाउंट रखते हैं। प्राइवेट बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, पेमेंट्स बैंक्स के अंदर। लेकिन 2026 के अंदर आपको अपने बैंक अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है, कितना अमाउंट रखना है, कितना ट्रांजेक्शन करना है, ताकि इन फ्यूचर के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस ना आए, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ट्रांजैक्शंस की लिमिट है सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 2026 में, जो आपको किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आने से आपको रोक सकती है, बचा सकती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, एक व्यक्ति कितने बैंक अकाउंट रख सकता है, इसके ऊपर हम विस्तार से बताएंगे। कैश डिपॉजिट आप कितना कर सकते हैं अपने एक बैंक अकाउंट में या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट में, या कितना विड्रॉल कर सकते हैं, आप निकाल कितना सकते हैं। इसके बाद में जो मेन इशू हमारा आता है वो आता है ऑनलाइन यूपीआई। 10 रुपए की पेमेंट करनी होती है तो भी हम दोस्तों यूपीआई की तरफ भागते हैं। इसके बाद में नेफ्ट, आरटीजीएस या आईएमपीएस, किसी भी तरह का कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आपने करना है तो उसकी क्या लिमिट आपको 2026 में मिलेगी। मैक्सिमम बैलेंस लिमिट, आप अपने बैंक के अंदर कितना बैलेंस रख सकते हैं, कितना पैसा रख सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको जो नोटिस है कौन से सेक्शन के अंदर कब तक आ सकता है, करंट ईयर का नोटिस कब तक आ सकता है, और करंट ईयर के अंदर पिछले कौन से साल का नोटिस आपको आ सकता है। इसके साथ में ही आप इन सभी चीजों से कैसे बच सकते हैं, कुछ सॉल्यूशंस, कुछ रेमेडी भी हम आपको डिटेल के अंदर बताने वाले हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, ये फाइनेंशियल ईयर वाइज चलते हैं। मतलब वित्तीय वर्ष जो होता है, जो आपका 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुआ था और खत्म कब होगा, 31 मार्च 2026 को। अब 1 जनवरी 2026 से आपका कौन सा साल स्टार्ट हुआ है, ये आपका कैलेंडर ईयर 2026 स्टार्ट हुआ है। आपका फाइनेंशियल ईयर तो 25-26 कहलाएगा, और जब आप आईटीआर भरेंगे उसके ऊपर असेसमेंट ईयर 26-27 लिखने वाला है। तो जितनी भी लिमिट्स है आपको चेक करनी है, ये आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज चेक करनी है, कैलेंडर ईयर वाइज नहीं करनी है। और आपका नोटिस आएगा वो फाइनेंशियल ईयर वाइज आएगा। ये ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपको 2020 का नोटिस हमने दिया है या 21 का दिया है, वो बोलेंगे 2021-22 का आया है या 22-23 का आया है, क्योंकि 22-23 का मतलब है अप्रैल 22 से स्टार्ट हुआ और मार्च 23 के अंदर आपका खत्म हो गया। तो इस चीज का आपको मेक श्योर कर लेना है। इसके बाद में जो हमारा वीडियो का जो पहला टॉपिक है, कितने बैंक अकाउंट आप रख सकते हो, मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर अगर मान लीजिए 50 बैंक अकाउंट है तो 50 के 50 के अंदर रखो। आपको ना तो इनकम टैक्स वाले, ना आरबीआई वाले, ना जीएसटी वाले, ना ईडी वाले, ना फेमा वाले कोई आपको नहीं बोलते हैं। लेकिन आपको एक चीज का जरूर ध्यान देना है, जब भी आप अपना ये जो अकाउंट ओपन करेंगे, आप अपना पैन नंबर वहां पे देते हैं, और जैसे ही आप अपना पैन नंबर देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी सूचना जा सकती है। एक क्लिक के अंदर वो सूचना ले लेते हैं। एनी नंबर ऑफ अकाउंट यू कैन ओपन, आप कितने भी बैंक अकाउंट दोस्तों रख सकते हैं, मैंने आपको बताया। लेकिन हर बैंक अकाउंट के अंदर आजकल तो काफी सारे बैंकों ने, जैसे कि एसबीआई ने, बीओबी ने, पीएनबी ने, इन्होंने अपना मिनिमम बैलेंस 0 कर दिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बैंक अभी भी हैं 2500, 5000, 10,000 पर रखने पड़ते हैं। अगर आप वो नहीं रखेंगे तो मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस के चार्जेस आपको देने पड़ जाएंगे। इसके अलावा हर 3-3 महीने में एसएमएस चार्जेस आपके काट लेते हैं। एटीएम जारी करवा रखा है, एटीएम के बिना यूपीआई वगैरह कई बार नहीं चलती है तो वो चार्जेस कट जाएंगे। कई बार तो आप 2 लाख के लिमिट से ज्यादा का कैश जमा करवाते हैं तो कैश हैंडलिंग चार्जेस आपके काट लेते हैं। लेजर फोलियो चार्जेस, काफी तरह के चार्जेस हर एक बैंक आपके काटता है। तो ज्यादा बैंक रखोगे तो ज्यादा चार्ज लगेंगे। आपको लिमिटेड बैंक ऑफ अकाउंट रखना है, आप अपनी सुविधा के अनुसार से। एक प्राइवेट बैंक रख लीजिए, एक सरकारी बैंक रख लीजिए, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक रख लीजिए, जैसा आपको उचित लगे। पर इनकम टैक्स की नजर में ये सारे के सारे अकाउंट्स हैं दोस्तों आपके सिंगल अकाउंट, यानी कि एक ही अकाउंट माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं 2026 जो आपका दोस्तों चल रहा है। अभी आपके 9 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर आपका फाइनेंशियल ईयर जो है 25-26 खत्म हो जाएगा। कैश आपको पता है आज भी किंग है, हर घर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ए सिंगल ट्रांजैक्शंस कैन बी ट्रेस्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ पैन। आप इस चीज को मान के चलें दोस्तों, जहां पर भी आपने पैन कार्ड दिया हुआ है और कोई भी लेन देन कर रहे हैं, इनकम टैक्स वाले एक क्लिक के ऊपर आपसे सारी की सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। पैन नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड तो दिया होगा, क्योंकि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है और ये माना जाता है कि पैन कार्ड आधार कार्ड आजकल तो एक ही चीज है इंडिया के अंदर। लेकिन दोस्तों 146 करोड़ जनसंख्या है। कितनी? 146 करोड़ की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। तो हो सकता है इनमें से आधे लोगों के भी अगर बैंक में खाते हैं, कुछ बुजुर्ग या बच्चों के, आजकल तो हर एक के होते हैं, और 2-2, 3-3 अकाउंट रखते हैं दोस्तों। एटलीस्ट एक अकाउंट तो रखते ही रखते हैं, और बहुत सारे लोग तो एक से ज्यादा रखते हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह में बताए। तो क्या
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकता है, सूचना ले सकता है। मान लीजिए 146 की जगह 100 करोड़ बैंक अकाउंट है, कोई व्यक्ति 1 लाख जमा करवा रहा है, कोई 2 लाख करवा रहा है, कोई 5 लाख करवा रहा है, तो हर एक व्यक्ति को यहां इस दायरे में नहीं रखा जाता है। एक लिमिट डिफाइन कर दी है दोस्तों। कौन सी लिमिट है, कितनी लिमिट है? यह लिमिट है पर पर्सन वाइज। पर पर्सन का क्या मतलब होता है? एक व्यक्ति की। पर पर्सन के बाद में हो गया पर पैन कार्ड। अब दोस्तों एक घर के अंदर मान लीजिए आपके मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ 4 जने हैं, तो इन चारों का अलग अलग पैन कार्ड बना हुआ है। ये अलग अलग पर्सन है, अलग अलग पैन कार्ड है और अलग अलग बैंक की लिमिट है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। जो बैंक है वो सूचना देगा इनकम टैक्स को और इनकम टैक्स आपसे पूछेगा कि भाई आपने ये किया था, नहीं किया था, क्यों किया था। तो इस चीज का ध्यान दें, हर बैंक की अलग अलग लिमिट है, लेकिन आपकी लिमिट तो इनकम टैक्स में एक सिंगल ही है, पर फाइनेंशियल ईयर, नॉट कैलेंडर ईयर। अब दोस्तों 1 जनवरी 2026 से आपका कैलेंडर ईयर तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कैलेंडर ईयर के आपको कोई भी नोटिस वगैरह के इस तरह का काउंटर नहीं होता है। 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 वाला कैलेंडर ईयर है। अगर आप क्रॉस कर देते हैं जो लिमिट इन्होंने बताई है, तो रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस वो बन जाएगी और SFT, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के माध्यम से उस बैंक को जैसे ही आपका साल खत्म होगा, वो लिमिट आपने क्रॉस कर दी, इनकम टैक्स को सूचना उस बैंक वालों को देनी पड़ेगी, उनकी एक मजबूरी है। तो आप इस लिमिट को अगर क्रॉस ही नहीं करेंगे तो आपकी सूचना इनकम टैक्स को नहीं जाने वाली है। तो हम बात करेंगे कैश डिपॉजिट लिमिट की। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है अकाउंट्स को ट्रैक करने के लिए, सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप डिपॉजिट कराते हो 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा, चाहे दोस्तों 10 लाख रुपए एक बार में जाके करवा दो या एक लाख रुपए आपने 10 बार में जमा करवाए, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर करवाए। और मजे की बात देखिए दोस्तों, एक मान लीजिए आपका बैंक है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस SBI के अंदर आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए सेविंग अकाउंट भी है, लोन अकाउंट भी है, सैलरी अकाउंट भी है और किसान क्रेडिट कार्ड KCC भी है। मान लीजिए आपने 4-4 लाख रुपए तीनों में करवाए तो 12 लाख हो गए। आपकी कस्टमर ID एक है, आपका पैन कार्ड उस बैंक में एक है, तो ये रिपोर्ट भी आपकी क्रॉस हो जाएगी, लिमिट भी। सिंगल ट्रांजेक्शन जो करनी है दोस्तों वो 2 लाख से कम करनी है। ये क्यों करनी है, इसके बारे में भी हम आपको एक प्रॉपर पर्टिकुलर लाइव नोटिस के माध्यम से बताने वाले हैं। 2 लाख से ज्यादा का कैश जमा नहीं करवाना है, निकाल आप सकते हो। हालांकि आपके पास प्रूफ है तो आप कुछ भी करिए, लेकिन आप बिना बात से उस लिमिट को क्रॉस ना करें ताकि आप ट्रिगर हो जाएं और इनकम टैक्स को सूचना चली जाए। तो ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस उस बैंक को देनी पड़ेगी। ये बैंक वाले कब देते हैं? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 को, जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। इसके बाद में अप्रैल और मई 2 महीने का टाइम दिया जाता है। उस बैंक के अंदर जितने भी व्यक्तियों ने 10 लाख से ज्यादा का नगद जमा करवाया था, उन सभी का नाम, पैन नंबर वगैरह वो बैंक वाले इनकम टैक्स वालों को भेज देंगे। फिर आगे की कार्रवाई हम देखने वाले हैं। अब ये जो कैश डिपॉजिट की लिमिट है, मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर वाइज है, 1 अप्रैल 25 से 31/3/26 के बीच है। मोर देन 10 लाख रुपीज एक पर्टिकुलर बैंक में अगर आप क्रॉस करते हो तो बैंक इंफॉर्मेशन दे देगा। और एक ट्रांजेक्शन को दोस्तों 2 लाख रुपए से कम रखना है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक कैच आपको मैं बता दूं, मान लीजिए आपके 3 बैंक अकाउंट है, SBI के अंदर, HDFC के अंदर और मान लीजिए PNB के अंदर। इन तीनों ही बैंक अकाउंट में आपने 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए और 9 लाख रुपए जमा करा दिए। तो दोस्तों अब तीनों ही बैंक की लिमिट अलग अलग है, तीनों ही बैंक में आपने 10 लाख से क्रॉस नहीं किए, तो तीनों ही बैंक अब ये सूचना इनकम टैक्स को नहीं देंगे। वैसे तो आपने 27 लाख जमा करवा दिए, लेकिन आपके पैन कार्ड से सारी ट्रांजैक्शंस जुड़ी हुई है। इनकम टैक्स वाले चाहें तो कभी भी इन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, लेकिन ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस आपके नहीं होने वाले हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन है दोस्तों, तो आप हो सकता है करंट अकाउंट भी इस्तेमाल करते होंगे और करंट अकाउंट के अंदर जो कैश जमा कराने की लिमिट है बढ़ा दी गई है, क्योंकि बिजनेसमैन जो होते हैं वो ज्यादा लेन देन करते हैं। तो 50 लाख रुपए तक का भी अगर आप लेन देन मतलब जमा साइड में, क्रेडिट साइड में अगर आप करवाते हैं, तो चाहे एक बार में करवाएं चाहे अलग अलग टुकड़ों में करवाएं, 50 से क्रॉस होने के बाद वो करंट अकाउंट वाला जो बैंक होगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी सूचना दे देगा कि इस व्यक्ति ने इतने रुपए हमारे खाते में जमा करवाए हैं। आप इससे पूछ लो कि ये पैसा इसके पास कहां से आया था। हालांकि आजकल तो बहुत बैंक वाले भी पूछ लेते हैं कि इसका रिपोर्ट दीजिए, इसका प्रूफ दीजिए। अब दोस्तों कैश जमा की तो हमने पूछ ली, लेकिन क्या कोई कैश निकालने की भी लिमिट है? जी हाँ, बिल्कुल लिमिट है। सारे के सारे रूल सेम है दोस्तों, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल के। अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का नगद निकाल लेते हो, ये सूचना भी इनकम टैक्स को चली जाएगी। करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा निकाल लेते हो। अब दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये तो हमारा पैसा है, तो सरकार को क्या प्रॉब्लम है? अगर आपके मान लीजिए आपको कोई भी रिटायरमेंट आप हुए थे और उसके अंदर आपको 50 लाख रुपए मिला, तो आपने 30 लाख रुपए नगद निकाल लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा है। लेकिन
ये सूचना वो बैंक वाले इनकम टैक्स को दे देंगे, फिर आपसे ITR वगैरह आपका प्रूफ पूछा जा सकता है। एक और लिमिट मैं बताना चाह रहा था, 20 लाख रुपए की एक और लिमिट है सेक्शन 194N के अंदर। पिछले 3 साल की अगर आपने ITR नहीं भरी है और आप 20 लाख से ज्यादा का नगद एक अकाउंट में एक साल में निकाल लेते हो तो 20 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पर 2% का TDS भी आपका काटा जाने वाला है। तो इस चीज का ध्यान दें कि आपका TDS ना कटे, इसलिए आपको या तो 3 साल की ITR भर लेनी है, या 20 लाख से ज्यादा निकालेंगे तो TDS कटेगा, 10 लाख से ज्यादा निकालेंगे तो दोस्तों आपकी ये सूचना इनकम टैक्स को चली जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं कैश डिपॉजिट विड्रॉल का नोटिस। जो नोटिस होता है दोस्तों, नोटिस का मतलब सूचना होती है। इनकम टैक्स वाले आपसे कुछ सूचना मांगेंगे। अगर आपने क्रॉस कर दी है कैश डिपॉजिट की लिमिट या कैश निकालने की लिमिट, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको नोटिस आएगा ही आएगा। दोस्तों हर मामले में आप गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये रिपोर्टिंग पर्पज के लिए होता है। अब रोल बन जाएगा दोस्तों आपका इनकम टैक्स रिटर्न का। देखिए आपने 11 लाख रुपए नगद जमा करवा दिए, ये सूचना वो बैंक वाले इनकम टैक्स को दे देने वाले हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है या नहीं भरी है। अगर दोस्तों आपने प्रॉपर ITR भरी है, आपने अपनी सेल थी, आपकी सर्विस थी, जो भी आपका प्रूफ था वो दिखाया है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है आपको। लेकिन दिक्कत कब आती है दोस्तों, अगर आपने प्रॉपर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है, सारे ट्रांजैक्शंस आपके जस्टिफाई हो रहे हैं। मान लीजिए आपने 12 लाख रुपए का कैश जमा करवा दिया और आपने ITR 4 भरी 44 AD में, जिसमें आपने बताया कि 15 लाख रुपए की मेरी बिक्री, मेरी सेल हुई है और वो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे जमा भी हो रहे थे। तो आपने सोर्स ट्रांजैक्शंस का बता दिया, प्रॉपर अपनी ITR भर दी और आपके पास में लाइसेंस था, सर्टिफिकेट था कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं, मैं MSME में रजिस्टर्ड हूं, मेरा ये काम था, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन बहुत सारे लोग दोस्तों अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस बिना बात से करते हैं। अगर ITR फाइल्ड करी लेकिन अच्छे से नहीं करी दोस्तों, किसी CA की, टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प नहीं की, आपने अपने हिसाब से ही गलत मलत ITR भर दी। मान लीजिए आपका 40 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट हुआ था और आप ITR भर रहे हो 2.5 लाख रुपए की, तो दोस्तों और ITR के अंदर भी ITR 1 भर दी आपने। ITR 1 होता है पार्ट टाइम इनकम का, कोई बिजनेस इनकम नहीं थी तो डिपार्टमेंट को तो दोस्तों पूछना पड़ेगा कि आपने कैश तो 40 लाख जमा कराया है और आप पार्ट टाइम में 2 लाख की इनकम दिखा रहे हो, तो वो पूछेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स थे, मेरे गलती से अदर सोर्स में चले गए। अगर आप नहीं बता पाते हो, डिपार्टमेंट को नहीं लगता है, तो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगा करके दोस्तों 83-84% तक के आपके ऊपर जो है नोटिस दिया जा सकता है। बिल्कुल सही ITR का फॉर्म भरना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ITR 4 अगर आपकी सेल है, अगर इससे कमीशन आता है तो ITR 3, और उसको करेक्ट हेड के अंदर भी दिखाना है। सैलरी हेड है तो सैलरी में दिखाना है, बिजनेस हेड है तो बिजनेस में दिखाना है। तो इस तरह से आपको काफी सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो नोटिस आपको आता है कैश डिपॉजिट का या कैश विड्रॉल का, अगर आपने ITR नहीं भरी है तो नॉन फाइलिंग का नोटिस आपको आएगा ही आएगा, और ये किससे 101% आएगा। हम आपको डराने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि आपने ITR क्यों नहीं भरी थी, या आपने नगद जमा कराया था, कहां से आया था, इस नगद को आपने यूज किया, ये कहां यूज किया। अगर आप फिर भी बता देते हो ये मेरी सेल थी, ये मेरी सर्विस थी, ये मेरा लोन था, ये मेरा गिफ्ट था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अदरवाइज अनडिस्क्लोज कैश क्रेडिट मान करके उसके ऊपर हैवी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी लगाई जा सकती है। देखिए दोस्तों, इस तरह का नोटिस भेजते हैं इनकम टैक्स वाले, यू हैव नॉट फाइल्ड योर इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2021 की आपने ITR नहीं भरी है और CBDT के रिस्क मैनेजमेंट में आपका केस सेलेक्ट हुआ है। ये देखिए दोस्तों, कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, ऐसे ऐसे करके ये ट्रांजैक्शंस की लिमिट इन्होंने यहाँ पे रख दी है और यहाँ पे बैंक का नाम इस बैंक ने सूचना दी है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा मॉनिटरिंग आपके एक एक ट्रांजैक्शन से होती है, लेकिन आप लोग बड़ी ही इसको लाइटली ले लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए ये नोटिस का उन्होंने एक और एग्जांपल देके आपको मैं बता रहा हूं। डिपॉजिट कैश ऑफ ₹10 लाख इन मोर इन वन सेविंग बैंक अकाउंट, एक सेविंग बैंक अकाउंट में जमा कराया है। डिपॉजिट इन कैश एग्रीगेटिंग ₹2 लाख विद बैंकिंग कंपनी। ये देखिए दोस्तों, 2 लाख से ज्यादा एक व्यक्ति ने जमा करवा दिया था, उसको भी नोटिस आ गया, और 10 लाख से ज्यादा का तो आता ही आता है अगर आपने प्रॉपर ITR नहीं भरी, ऑनलाइन जस्टिफाई से नहीं किया। अब ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, 10 रुपए की पेमेंट भी आप फोन पे से करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं, तो ऑनलाइन UPI, नेफ्ट, RTGS, भीम, इन सभी की लिमिट क्या है, 10 लाख रुपए के अंदर इंक्लूड है या 10 लाख से ज्यादा है। दोस्तों आज की तारीख में एज ऑफ नाउ सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही रिपोर्ट करते हैं। आप बैंक के अंदर
10 लाख से ज्यादा का भी यूपीआई ले लेते हैं, मान लीजिए आपके फोन पे पर आपने 15 लाख रुपए ले लिया, ये सूचना ना तो बैंक वाले इनकम टैक्स को दे रहे हैं ना यूपीआई वाले दे रहे हैं। मतलब ऑनलाइन नेफ्ट, यूपीआई और जो भी नेट बैंकिंग रिसीव्ड होती है ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस नहीं है, इनकम टैक्स को डायरेक्ट सूचना नहीं जाती है। इसका मतलब ये मत समझे कि जितना मर्जी लेन देन आप करते रहें। लेकिन मान लीजिए दोस्तों आपने 11 लाख रुपए तो कैश जमा कराया और 40 लाख रुपए आपका यूपीआई आया, तो 10 लाख से ज्यादा का कैश था, आपका केस सेलेक्ट हो गया। वो आपको नोटिस भेज के पूछेंगे तो 11 लाख का नहीं पूछेंगे, आपको 51 लाख का पूछेंगे, इस 40 लाख को भी साथ में पूछेंगे, तो आपको हर एक क्रेडिट अमाउंट का जवाब देना पड़ेगा। तो आप भी दोस्तों जितना भी लेन देन करें ऑनलाइन में, तो ये होता है कि उसकी ट्रैकिंग आईडी होती है, ये पैसा कहां से आया, उसका नाम, उसकी यूपीआई वगैरह सब आ जाती है। तो ऑनलाइन नेफ्ट, यूपीआई, आरटीजीएस इज नॉट रिपोर्टेबल। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों पिछले 4-5 सालों से एआईएस और टीआईएस के दो फोरम आए थे। 26S फोरम था, पैन 2.0 आपका नया पैन अपडेट होने वाला है, बहुत सारे लोगों का, हर एक लोगों का हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों, आप मान लीजिए यूपीआई यूज करते हैं, फोन पे पर आपने 60 लाख रुपए का क्रेडिट ले लिया, और फोन पे वाले आजकल ज्यादा लेन देन करने से पहले आपकी केवाईसी करवाते हैं, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड लेते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बोलना है भाई साहब फोन पे वालों को सिर्फ 133(6) का नोटिस देना है। उनको बोलना है आपके पास में ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 7 लाख से ज्यादा, 4 लाख से ज्यादा, क्योंकि आईटीआर भरने की जो लिमिट है वो 4 लाख है, 4 लाख से ज्यादा का लेन देन किया है, उनकी सूचना हमें दे दीजिए। तो इस दोस्तों उनको तो देनी पड़ेगी, फिर आप कहां जाएंगे, फिर आपकी ये यूपीआई भी रिपोर्टेबल हो जाने वाली है। रिसेंट के अंदर आपने सुना होगा कर्नाटका जीएसटी डिपार्टमेंट ने दोस्तों जीएसटी के नोटिस भेजे हैं 13,000 दुकानदारों को। क्यों भेजे हैं? क्योंकि उनके अकाउंट के अंदर 40 लाख से ज्यादा का क्रेडिट हो गया था। आजकल ये स्ट्रीट वेंडर हो, दुकानदार हो, गोलगप्पे वाले हो, आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं, वो ऑनलाइन लेने से बचते हैं कि भैया कैश दे दो। तो ये लिमिट है 40 लाख रुपए की जीएसटी नंबर लेने की। एक पूरे साल के अंदर 40 लाख से ज्यादा का अगर आपका सेल या सर्विस हो जाती है, सर्विस के लिए ये 20 लाख रुपए की लिमिट है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह का जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर भी नोटिस जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा आ चुका है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दोस्तों, तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट है। एक व्यक्ति ने, अब मजे की बात क्या है दोस्तों, आपको सिर्फ 1 साल का नोटिस नहीं दिया जाएगा। ये देखिए 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 23-24 के अंदर आपने 40 लाख से ज्यादा का पेमेंट रिसीव किया है और आपने जीएसटी नंबर क्यों नहीं लिया है। तो मैं आपको फिर से बताता हूं, 10 लाख से ज्यादा की कैश पे तो सूचना जाएगी, लेकिन ये यूपीआई जो है इस 40 लाख से ज्यादा पर जीएसटी वालों ने उनसे डेटा मांग लिया तो यूपीआई वालों को देना पड़ा। यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेशली इन्होंने लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों मैं आपको पढ़ के बता दूं, वेयर बेस्ड ऑन द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम रोजर पे एंड फोन पे। तो रोजर पे दोस्तों क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट लेने का एक जरिया होता है, तो वहां से इनको पेमेंट की सूचना मिली है। तो जीएसटी नंबर का भी ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी बिजनेसमैन है तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप सेल करते हैं, वो सेल 40 लाख से ज्यादा हो जाती है, सर्विस करते हैं तो 20 लाख से ज्यादा है। सेल और सर्विस दोनों मिलाकर के करते हैं, मान लीजिए टायर भी बेचते हैं और पंचर भी लगाते हैं, तो आपकी ये लिमिट 20 लाख रुपए हो जाएगी। अगर इससे ज्यादा का आप ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे कैश हो, कैश हो तो आपको पता होगा बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक वाले तो वैसे ही पकड़ लेंगे, लेकिन ऑनलाइन में भी आपको ये जीएसटी में दिखाना पड़ता है। अब अगर आपने जीएसटी नंबर ऑलरेडी ले रखा है तो कितना पैसा आप ले सकते हैं दोस्तों, आप ले सकते हैं कैश सेल के अंदर एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए। मान लीजिए दोस्तों आपने किसी को माल बेचा और आपने 2.5 लाख रुपए का बिल उसको काट दिया और वो आपने कैश के अंदर ले लिया, आपकी टैक्स ऑडिट होगी, आपके सीए साहब इस 2.5 लाख रुपए को डिस अलाउ कर सकते हैं। आपने नोट किया होगा, आप मान लीजिए 15 लाख रुपए की कोई कार लेने चले गए तो कार डीलर को कहेंगे कि मेरे पास कैश है, वो आपसे कैश नहीं लेगा क्योंकि उसने ऑनलाइन सेल दिखानी है। 2 लाख से ज्यादा का कैश वो नहीं ले सकता है। लेकिन आप छोटे छोटे जितने भी कैश लेंगे, इन सभी के सभी कैश को आप अपनी आईटीआर के अंदर दिखाना सुनिश्चित करेंगे, जीएसटी में दिखाना सुनिश्चित करेंगे। अब एक सवाल आता है कि कितना मैक्सिमम बैलेंस आप अपने अकाउंट में रख सकते हो। तो दोस्तों फिर से इनकम टैक्स में, जीएसटी में, आरबीआई में, फेमा में, ईडी में कोई लिमिट नहीं है। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है या 1 करोड़ रुपए पड़ा है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जितना भी पैसा पड़ा है दोस्तों वो जस्टिफाई होना चाहिए। मान लीजिए आप पिछले 10 साल से अपनी आईटीआर भर रहे हैं और हर साल मान लीजिए आप 2 लाख रुपए की इनकम दिखा रहे हैं, तो 2 लाख को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 20 लाख रुपए तो आपका कैपिटल बन गया। ये 20 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में दिखा सकते हो। एवरी ईयर सेविंग है वो ऐड हो सकती है। पिछले साल इनकम 7 लाख रुपए माफ थी और इस लाख मान लीजिए इस साल 12 लाख माफ है, तो आपने 7 और 12 19 लाख रुपए अपने अकाउंट में रख रखे हैं और आपने प्रॉपर आईटीआर भर रखी है, तो आपको कौन पूछेगा, चाहे 50 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो। लेकिन आईटीआर 3 आप भरते हो
तो आप बैलेंस शीट के अंदर आपके बैंक का बैलेंस जाता है, आपका कैश इन हैंड जाता है। अगर आपने नोट ITR नहीं भरी है और बहुत बड़ा आप अपना अमाउंट रख रहे हैं तो दोस्तों ये नया रूल AIS और TIS के अंदर काफी तरह के ट्रांजेक्शन शो होते हैं, तो वहां पर आपका ये ट्रांजैक्शंस बोल जाएगा और आपका जितना भी बैंक का बैलेंस पड़ा है उस बैलेंस को भी इनकम टैक्स के अंदर सूचना जा सकती है। हालांकि ऐसा कोई प्रैक्टिकल केस हमने नहीं देखा है। तो बात करें आज की तारीख में कोई लिमिट ऐसी नहीं है, रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश जमा कराने की या कैश निकालने की है, लेकिन बैलेंस अमाउंट है वो जैसे जैसे आपका इकट्ठा हो रहा है उसका ट्रैक आपके पास वो जेन्युइन होना चाहिए। आपने कोई माल बेचा, सर्विस दी, गिफ्ट दिया, लोन लिया या लोन दिया हुआ था वो वापस आया, हर साल टैक्स फ्री अमाउंट को ऐड कर सकते हो। मैंने आपको बताया 12 लाख रुपए इस साल की इनकम आपकी एक नंबर की बन जाएगी, लेकिन 4 लाख से ज़्यादा इनकम होने पर आपको ITR भरना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा 2026 में दोस्तों जब भी आप FD कराएंगे 10 लाख से ज़्यादा की ना कराएं एक साल के अंदर, और नगद में कराते हैं तो 2 लाख से ज़्यादा की ना कराएं। क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है दोस्तों तो 10 लाख से ज़्यादा का ना भरें, और कैश के अंदर भरना है तो 1 लाख से ज़्यादा का ना भरें। प्रॉपर्टी परचेज सेल करनी है 30 लाख से ज़्यादा की सूचना ऑनलाइन चली जाएगी। 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी पर आपका 1% TDS भी काटा जाएगा। शेयर मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, पहले तो इनकी भी लिमिट होती थी 10 लाख रुपए, लेकिन आज की तारीख में चाहे 1 रुपए का भी दोस्तों आप ट्रांजैक्शंस करेंगे ये भी आपके AIS और TIS और 26A में बोल जाएगा। तो आपको अपनी प्रॉपर रिकॉर्ड रखने हैं, प्रॉपर ITR का फॉर्म भरना है, जो जो आपकी अलग अलग जो फॉर्मेलिटीज है बैंक की ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स की तरफ से बता दी कि 10 लाख रुपए की है या ऐसे है, GST की तरफ से बता दी कि 40 लाख रुपए है। लेकिन बैंक वाले खुद आजकल इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं दोस्तों, आपने सुना होगा साइबर की कंप्लेन हो गई है, अकाउंट फ्रीज हो गया है, डेबिट होल्ड हो गया है। तो आज के दिनों में दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो बाद में आता है, पहले बैंक वाले ही इनकम टैक्स वाले बन जाते हैं। ये स्क्रूटनाइज करते हैं ट्रांजैक्शंस को और आपका अकाउंट फ्रीज होल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं दोस्तों और आपकी सेल आती है डेली की डेली, मान लीजिए 5,000 की, 10,000 की, तो हो सकता है आपका अकाउंट फ्रीज कर दे, क्योंकि आप सेविंग अकाउंट में ये लेन देन कर रहे हैं। ज़्यादा फ्रीक्वेंट बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं तो करंट अकाउंट में लें, और करंट अकाउंट के लिए दोस्तों GST नंबर लेने की भी जरूरत नहीं होती है, या तो इंडिविजुअल करंट अकाउंट खुलवा लें, MSME संस्था आधार नंबर, फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, बहुत तरह के लाइसेंस सर्टिफिकेट होते हैं, उनकी सहायता से आपको ये करंट अकाउंट खुल जाता है। अब दोस्तों ये जो नोटिस है ये कब तक आ सकता है? हमने लेन देन तो सर कर लिया और इस साल तो में नोटिस आया नहीं, हम तो बच गए। तो दोस्तों SFT जो होती है ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का नोटिस, ये असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 साल तक और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल तक आ सकता है। और अब तो गवर्नमेंट ने दोस्तों इसको 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया था अगर आपके ट्रांजैक्शन 50 लाख रुपए तक है। मान लीजिए दोस्तों आपने 49 लाख रुपीज कैश जमा करवाया, या मान लीजिए 11 लाख रुपए करवाया, 10 लाख से ज़्यादा हो गया, और कब करवाया? मान लीजिए दोस्तों आपने 1 जनवरी 2026 को करवाया, तो आपका ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाएगा? 25-26 हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल तक, यानी कि 26 और 4 31-3-30 तक आपको ये नोटिस भेजा जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी 3 महीने और बढ़ा दिए। अब 30 जून 2030 तक आपको ये नोटिस भेजा जा सकता है। करंटली AIS TIS से सारा डेटा उसी साल ही आ जाता है। मान लीजिए आपने 11 लाख रुपए नगद जमा कराया, आपको नोटिस तो 4 साल तक आ सकता है, लेकिन आप अपने साल खत्म होने के बाद AS TS को चेक करेंगे। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे लोगों को रिमाइंडर भेजे, कैंपेन के थ्रू मैसेज भेजे, तो ये नोटिस ना आए इसके लिए आपको बहुत तरह के चांसेस, मौके, ITR U, अपडेटेड ITR, बिलेटेड ITR, रिवाइज ITR, बहुत से ऑप्शन मिलते हैं। और वहीं पर अगर आपकी ट्रांजैक्शंस 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की कर दी है आपने, तो दोस्तों इसमें क्या होगा? आपका यहाँ पे जो टाइम लिमिट है वो 6 साल हो जाएगा। अगर आपने 51 लाख रुपए मान लीजिए नगद जमा करवाए हैं और आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कराए हैं, तो 31-3-32 तक आपको नोटिस आ सकता है, और 3 महीने और एक्स्ट्रा ले लिए जाते हैं। डिपार्टमेंट तो टाइम टाइम पर आपको अपडेट करता रहता है, रिमाइंड कराता रहता है, लेकिन फिर भी आपको देखना है। अब दोस्तों करंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, मतलब 31-3-2026 को जो आपका साल खत्म होगा, इसके अंदर 31-3-2022 वाला नोटिस आपका आ सकता है। 21-22 वाला जो नोटिस है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल तक, तो 22 और 4 26 हो जाते हैं। सेक्शन 148 के अंदर नोटिस आएगा
और आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपनी ITR क्यों नहीं भरी। अगर भरी भी है तो प्रॉपर से उसको जस्टिफाई करवाइए, हमें बताइए, नहीं तो वापस से ITR भरिए सेक्शन 148 के अंदर। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका अगर 50 लाख से कम ट्रांजैक्शंस है। अगर आपने 50 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस की तो 31/3/26 तक आपको 19-20 का नोटिस आ सकता है। 19-20 का फर्क तो आपने सुना होगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 19-20 का नोटिस आपको 31/3 जो अभी 26 है उसके अंदर आ सकता है अगर आपकी ट्रांजैक्शंस 50 लाख रुपए से ज्यादा की है। इसके अलावा दोस्तों आपको ITR भरनी भी जरूरी हो जाएगी अगर आप बैंक के अंदर लेन देन कर रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा का एक या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट में जो कि सेविंग है आपने डिपॉजिट किया है, चाहे आपने ऑनलाइन किया हो चाहे आपने कैश से किया हो, और वहीं पर ये लिमिट 1 करोड़ रुपए हो जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में करंट अकाउंट के लिए। तो आपकी चाहे 1 लाख रुपए इनकम हो, अगर इन दोनों में से कोई ट्रांजेक्शन आपका हो गया तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। और वैसे भी ITR तो आप सब लोगों को भरनी चाहिए अगर इतना अनाप शनाप लेन देन कर रहे हैं, लोन लेने के लिए, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, विदेश जाने के लिए, बड़े बड़े इंश्योरेंस कराने के लिए और ट्रांजेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए ITR आपके लिए बहुत जरूरी होती है। ITR भरनी कब जरूरी है? अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 तरह की इनकम होती है, सैलरी की, रेंट की, अदर सोर्स की, कैपिटल गेन की और बिजनेस की, तो 2.5 लाख से ज्यादा चली गई ओल्ड रिजीम में और 4 लाख से ज्यादा चली गई न्यू टैक्स रिजीम में। तो आपका आपने सुना होगा 12 लाख रुपए तक इनकम आपकी माफ हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, माफ आपकी हो गई है, लेकिन 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर ही आपको अपनी ITR भरनी जरूरी हो जाएगी। और टैक्स कब देना है दोस्तों? टैक्स तो आपको अपनी इनकम पर देना है। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए जमा करा दिए नगद, तो इसके अंदर से आपने 19 लाख का तो माल भी खरीदा था, 19 लाख का माल खरीदा था तो आपका प्रॉफिट तो 1 लाख ही हुआ। टैक्स तो आपको 1 लाख पर देना है, लेकिन ओल्ड रिजीम में तो 5 लाख तक माफ है, न्यू में 12 लाख तक माफ है। तो सरकार ये नहीं कहती है कि आप हमें टैक्स दो, सरकार ये कहती है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शंस किए उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। आप हमें बताएं, नॉर्मल रेट की इनकम है तो स्लैब रेट से, स्पेशल है जैसे कि लॉन्ग टर्म पर 12.5%, शॉर्ट टर्म पर 20%, लॉटरी क्रिप्टो गेमिंग पर 30%, उस हिसाब से आपका टैक्स यहाँ पे लगने वाला है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों आपकी सॉल्यूशंस की, अगर आपने ये लेन देन कर लिए हैं गलती से तो आप क्या करें, इन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखें, कैश कहां से आया था और कहां कैश गया है, और आप अपनी प्रॉपर ITR भरेंगे, ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करेंगे, हर साल अननेसेसरी बिना लेन देन नहीं करेंगे, ना तो नगद में करेंगे ना ही ऑनलाइन करेंगे। अगर आपके ज्यादा ही लेन देन हो जाते हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो करंट अकाउंट यूज करें, सेविंग अकाउंट का यूज ना करें। जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपको किसने ऑथराइज किया, ऐसा कोई भी लाइसेंस, सर्टिफिकेट, ऑथराइजेशन, फ्रेंचाइजी वगैरह अगर आपके पास है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाने वाला है। इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, साल खत्म होने के बाद AIS, TIS और 26AS दोस्तों 1 जून से लेकर के अगर आप चालू करेंगे, क्योंकि अप्रैल और मई में आपका ये अपडेट ही होता रहता है, प्रॉपर ITR भरेंगे, आप अपने पोर्टल को चेक करते रहेंगे, वहाँ पे मोबाइल नंबर, मेल ID वगैरह आप अपना खुद का अपडेट कर देंगे, जो भी नोटिस आता है उसको टाइमली रिप्लाई देंगे। और आपको दोस्तों एक पर्सनल CA आपके जरूर होने चाहिए जो आपको समय समय पर गाइड करते रहें, आपको गलत ट्रांजेक्शन्स करने से बचाते रहें। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 2026 के अंदर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट को कैसे मेंटेन करेंगे ये जान गए होंगे, ताकि इन फ्यूचर में इनकम टैक्स वाले, GST वाले किसी भी तरह का नोटिस आपको ना भेजें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों थम्स अप करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। 2026 में और भी अच्छी बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका रह जाता है तो भी दोस्तों बेझिझक आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो 88 750 42 000 हमारा नंबर है, आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जाते जाते एक सवाल दोस्तों आपसे हम करके जाएंगे। एक व्यक्ति जो UPI का लेन देन करता है, उस व्यक्ति ने 11 लाख रुपए UPI से अपने अकाउंट में क्रेडिट के अंदर पैसा ले लिया, तो क्या ये सूचना वो UPI कंपनी बैंक वालों को देगी या नहीं देगी? यस या नो के अंदर हमें इस कमेंट को जरूर बताएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।